बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम रियाज सिंधु। डॉन स्पेशल में आज आपको बताएंगे कि लाहौर किस हद तक महफूज शहर है। 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर जहां पुलिस का दावा है कि क्राइम में वाज़िया कमी आई है। नित नई फोर्सेस, जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी, नई गाड़ियाँ, जदीद असलहा और अरबों के फंड के बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती, चोरी और राजधानी की वारदातें होना भी मामूल की बात है। शहरी इस शहर में खुद को किस हद तक महफूज समझते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जो राहज़नी की, डकैती की, छीना झपटी की वारदातें शहर में होती हैं, वो कंट्रोल में हैं या कंट्रोल से पुलिस के बाहर हैं? कंट्रोल से बाहर है। मैं कहता हूँ 0% हम सेफ़ हैं। हम तो सेफ़ है ही नहीं। यहाँ से रोड पे निकले, आप मोबाइल आपके पास अच्छा है 50 से 60 हज़ार वाला, आप स्नैच हो जाएंगे। आप दरबार से निकलते हैं, आप ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि इसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, इसके पास कौन सा मोबाइल है। अब छोटे से छोटा जो अमला ना, फूल डालने वाला, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो बताते हैं कि जी इसने जो ना कॉपी निकाली है 1000 वाली, 500 वाली, इसके पास पैसे हैं। वो उसने अपनी तरफ से कोई खैरात की है, कोई ऐसे मामला किए हैं। लेकिन नहीं, ये लोग तो ऐसे ऊपर हो जाते हैं जैसे पता नहीं इनका माल है। उस पर कंट्रोल है ही नहीं पुलिस का। आपका क्या नाम? मेरा नाम शुएब। अच्छा शुएब, बताना डकैती, चोरी की, राजधानी की कितनी वारदातें यहाँ? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जुमेरात वाले दिन आप आएँ, ठीक है, हम आपको साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे जुमेरात बाज़ार लगता है, ठीक है। यहाँ पे समझ ले लड़कों के साथ स्नैचिंग, ख़वातीन जो शॉपिंग करने के लिए आती है उनके साथ स्नैचिंग होती है। या अभी कल परसों की बात है, जो जुमेरात गुजरा है, तो यहाँ पे एक खतून जो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आई थी, उसका मोबाइल, उसका पर्स, ठीक है, और कीमती सामान जो उसके अंदर था, शायद ID कार्ड हो, ATM कार्ड हो, सारा वो स्नैच हो गया था। पुलिस का यहाँ गश्त नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं करती पुलिस? पुलिस का गश्त यहाँ पे नहीं है। पुलिस का सिर्फ ये 7 से 8 लड़के हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। एक इसकी चेन उतार ली है, इसने आगे से कोई किया है ना, डिफेंस किया है, तो उस 7-8 लड़कों ने उसको ऐसे थप्पड़ों से शुरू हो जाना है। वो क्या पुलिस के मामले में नहीं है? उन्हें सारा पता है। यहाँ पे पुलिस गश्त करती नहीं है, ठीक है। अगर गश्त करती हो तो उनको डर हो कि वो यहाँ पे आए ना। अगर पुलिस यहाँ पे आए, मीडिया यहाँ पे आती हो, तो हम मीडिया वाले लोग तो दिखाते हैं, ठीक है, वो 1-2 पकड़ लेते हैं। ये काम तो पुलिस का है, पुलिस को दिखाना चाहिए ना। इसी तरह कुछ और शहरी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि शहर में क्राइम की सूरत को किस तरह से देखते हैं। क्या वो समझते हैं कि लाहौर शहर एक महफूज शहर है? अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में जुराइम तो आपके सामने 2025 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जुराइम ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो दाता साहब एरिया है, अंदरून जो है, ये जुराइम का गढ़ है। और समझ ले कि यहाँ दूसरे शहरों से जो यहाँ पर लोग आते हैं सलाम करने के लिए, वो अपनी जेब लाजमी कटवा कर जाएंगे, अपना मोबाइल लाजमी निकलवा कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्नैचर ज़्यादा है, यहाँ पर जेब कतरे बहुत ज़्यादा है। पुलिस जो है ना, वो बिल्कुल समझ ले कि पकड़ती है जेब कतरा, थाने ले जाती है, थाने में ले जाकर कमरे की सफाई करवा लेती है, कमरे की सफाई करने के बाद छोड़ देती है। अच्छा, ये मसला आज का नहीं है यहाँ पर, ये बहुत पुराना मसला है। जो यहाँ पर जेब तलाशी होती है, राजधानी की वारदातें हैं, छीना झपटी जो यहाँ पर की जाती है, तो इसका क्या सलूशन है? यहाँ पर पुलिस क्यों रूटीन से गश्त नहीं करती और क्यों यहाँ पर जो है वो हिफाजती इक़दाम नहीं किए? देखिए जी, IG साहब ने जो है ना, बाकायदा इसके लिए एक ऐसी फोर्स लेकर आए थे जो डॉल्फिन स्क्वाड है। डॉल्फिन स्क्वाड भी आई है, उसके बावजूद क्राइम नहीं रुका। मुतलका थाने की पुलिस नहीं आती यहाँ, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं? मुतलका थाने की पुलिस आती है, जितना थाने से हो सकता है वो करते हैं, लेकिन आपके सामने जराइम ख़त्म नहीं हो रहा। थाने बड़े खूबसूरत कर दिए IG साहब ने, बड़े लग्जरी थाने कर दिए हैं, लेकिन पुलिस का निज़ाम वैसा का वैसा ही है जैसे पुलिस का रवैया होता है। जी बिल्कुल, थाने जो है वो बहुत अच्छे कर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदला। एक और शहरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लाहौर में आप रहते हैं, किस तरह से लाहौर ओवरऑल शहर की सूरत हाल देखते हैं। जराइम में कमी है या क्राइम ज़्यादा है? जी बिल्कुल, जराइम की कमी तो पहले से नहीं है। 2025 भी वैसा ही है जैसे 2024 था। इसमें जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जो पंजाब पुलिस है बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही। पिछले दिनों में मेरी बाइक चोरी हुई थी, मैं अपनी ही बाइक लेने गया था, मुझसे 100 सवाल पूछे गए, FIR दर्ज करवाई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद जब मेरी बाइक का पूछा जाता हूँ तो मुझे कहते हैं जी आप हमें दें। हमें कब आपकी बाइक कब चोरी हुई? मुझे 2024 में मेरी दिसंबर में बाइक चोरी हुई है। मेरे कोई 25-30 चक्कर लग गए हुए हैं। पंजाब पुलिस यही कहती है कि आप मुझे पहले डॉक्यूमेंट्स दें, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसके बाद FIR दिखाओ। मैंने डेस्क पे जो मैंने रसीद दिखाई है, उसके बावजूद मुझे अब सब कुछ देने के बावजूद कहते हैं जी अब हमें मिले। आप ये बताएं कि अफसरान तो ये दावा करते हैं कि लाहौर शहर में फ्री रजिस्ट्रेशन हो रही है, मुकदमात का अंदराज फौरी और फ़ौरन कर दिया जाता है, किसी को तखीर का सामना नहीं है, तो आपका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज? ये सब दावे करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जिस इंसान पे गुजरती है ना, वो उसको पता है कि पुलिस क्या करती है उसके साथ।
पैसे मुझे कहते हैं कि 30,000 रुपये दो, 40,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो, हम आपको 2023 का मॉडल 25,000 में, 50,000 रुपये में उन्होंने मॉडल लिखे हुए हैं कि ये बाइक 24 जाए जो वो आपको 30,000 रुपये मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स भी मेरे सब वो भी चोरी की बाइक होगी जी, वो भी चोरी की। किसी तो का 30,000 25,000 में तो आप वैसे भी मार्केट से मोटरसाइकिल खरीद सकते बस यही है इनका ये होता है कि हम आपको 2 मॉडल या 3 मॉडल 2024-25 मॉडल के हिसाब से, उसकी एसेसरी के हिसाब से कि हम आपको इसकी एसेसरी अपग्रेड कर देंगे। फिर इंसान कहता है यार मैंने 1.5 लाख की बाइक लेनी है और 1.5 लाख की मैं चोरी करवा चुका हूँ, इनको फिर पैसे दे के मैंने बाइक वैसे ही लेनी है। ये निज़ाम है इनका। मेरे साथ खुद हुआ ये, मेरी बाइक चोरी हुई है, इन्होंने मुझे अभी तक बाइक नहीं दी और मुझे बदले में कहते हैं पैसे दें आप। जी बिल्कुल, ये विक्टिम है, इनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई जो अभी तक अपना मुकदमा दर्ज जो है वो नहीं करवा सके। और जो है विक्टिम हमारे सामने आया, इसकी भी बाइक जो है वो चोरी हुई है। 24 मॉडल यानी कि 2024 में ही आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई। किस थाने में चोरी हुई? वो इधर साथ ही थाना पड़ता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बाइक के साथ मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस वालों को मैंने कहा भी है कि मैं स्टूडेंट। मुकदमा आपका इजीली दर्ज, आसानी से दर्ज हो गया? हाँ दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक मुझे तकरीबन 1.5 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक बाइक मुझे नहीं मिली मेरी। मैंने उनको कहा भी है कि आगे से ये कहते हैं, क्योंकि इधर हमारे पाकिस्तान में रिश्वत वाला बहुत काम चल रहा है, कहते हैं मैं आपसे ना 50,000 रुपये लूँगा, आपकी बाइक दे दूँगा। मैंने कहा ये तो काम नहीं है। अच्छा में तो नई बाइक आ जाती है ना यार? नहीं आ जानी चाहिए, मैंने उनको कहा भी है, लेकिन ये ऊपर से कोई और ही छोड़ देते हैं। इसमें ये एक चोर भी मिक्स होता है और पुलिस वाले भी मिक्स होते हैं। हमारे पाकिस्तान का अब कानून वो वाला कानून नहीं है जो पिछला था, सारा कानून बदल गया। इधर वो उनकी चलती है जिनके पास पैसा है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनकी चलती। गरीब बंदे का कुछ भी नहीं है, वो कुछ कह भी तो आगे से कहते हैं कर देंगे कर देंगे कर देंगे। तो इसलिए मैं वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है उनको भी कहूँगा कि एक कानून बनाए, एक कानून लागू करें, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी मदद करें। जी बिल्कुल, लाहौर के शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। शहर की गली मोहल्लों और सड़कों में लोग अपने आप को किस हद तक महफूज करते हैं ये तो हमने आपको बताया। क्या लोग खुद को अपने घरों में भी महफूज समझते हैं? आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम इस टाइम मौजूद हैं इकबाल टाउन के इलाका में, जहां 2 रोज़ कबल डकैती की एक बड़ी वारदात हुई। 4 डाकू जो गाड़ी में सवार थे इस घर में दाखिल हुए, अहले खाना को असले की नोक पर यरगमाल बनाया और लाखों रुपए की नकदी, गैर मुल्की करेंसी जिसमें मुल्की करेंसी जेवरात शामिल थे, वो लूट कर यहाँ से फ़रार हो गए। इस घर में हम मौजूद हैं और इस घर के जो ऑनर हैं दानियाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कितने लोग थे, किस तरह वारदात हुई, क्या सब कुछ हुआ और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दानियाल साहब बताइएगा कि किस दिन वारदात हुई, जो डाकू हैं आपके घर कितने थे, कैसे अंदर दाखिल हुए? ये मंडे मॉर्निंग सुबह तकरीबन 8:22 पर जो हमारे घर दाखिल हुए हैं, उससे पहले ये हमने फुटेजेस देखी हैं। वो यहाँ पे इस इलाके में थोड़ी देर जो है वो गश्त करते रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी उस गली में जा रहे हैं। मुख्तसर ये है कि हमारा जो ड्राइवर है वो यहाँ पे गाड़ी धो रहा था उस टाइम पे, उसकी रोज़मर्रा की रूटीन है वो गाड़ियाँ धोता है। तो उन्होंने ये देखा कि उनको शायद इजी टारगेट लगा है या फिर पता नहीं क्या, हमें तो अभी तक नहीं समझ आ रही कि ये रैंडम मामला है या कोई रेकी वाला मामला है। वो गाड़ी धो रहा था बाहर, तो उन्होंने आके जो है उसको गन पॉइंट पर रख के उसको अंदर ले आए हैं। इधर टीवी लॉन्च में वालदा बैठी हुई थी, उन्होंने उनको गन पॉइंट पे लिया और छोटे भाई को गन पॉइंट पे लिया। तो उसके बाद वो फिर दाखिल होते गए पूरे घर में। फिर वो जिस कमरे में दाखिल हुए हैं, जो उनको मिला है वो अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते रहे हैं। आते उन्होंने बड़े ही जो है वो अदब से एक लफ्ज़ बोला कि आप में से कोई बंदा मुज़ाहमत करने की कोशिश मत करे, अगर वो करेगा तो हम जो है वो फिर लिहाज नहीं करेंगे किसी भी किस्म का। आपको अच्छा ये बताइएगा साहब, सबके पास असला था और क्या उन्होंने नकाब पहन रखे थे या उनके चेहरे वाज़िया थे? जी वो चारों अफराद मुसल्ला थे। उन्होंने हमारे घर के गैराज में खड़े होकर नकाब पहने हैं। चारों मुसल्ला थे, चारों ने ग्लव्स पहने हुए थे और इंतहाई प्रोफेशनल थे। मेरा एक अंदाज़ा है कि वो 25 से 30 साल के नौजवान थे और उनमें जो एक तरह से शलवार कमीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, उसकी उम्र हो सकता है कि अराउंड 35-40 हो। अहमद साहब ये भी बताइएगा कि कितना नुकसान आपका होगा, कितनी करेंसी गई, उसमें मुल्की करेंसी कितनी थी, गैर मुल्की करेंसी कितनी थी, आपके जेवरात कितने थे? जेवरात जो थे वो 18 तोले जेवर था और जिसकी मालियत आज के दौर में तकरीबन उनको 55 से 60 लाख रुपए बनती है मेरे अंदाजे के मुताबिक। उसके अलावा जो है वो कुछ कैश था जिसमें PKR भी था और फॉरेन करेंसीज भी थी, वो तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए का वो कैश बनता है। उसके अलावा घर की कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जैसे LED थी, छोटे भाई कमरे में कुछ अशिया थी। इवन मतलब वो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह के चोर थे। वो चोर तो नहीं डकैत थे, वो आए हैं और उनको जो चीज़ मिली है, लेट से उनको तकिए, उन्होंने छोटे भाई के कपड़े, परफ्यूम्स,
इस तरह की चीज़ें भी ले गए हैं। सारे मामला के बाद आपने 15 पर पुलिस को इतला दी, कितनी देर बाद पुलिस मौका पर पहुंची, पुलिस का रिस्पांस क्या रहा? वो हमारे घर से निकले तकरीबन कोई 8:55 या 52 मिनट पे, तो हमने उनको फ़ौरन कॉल कर दी। 9:10 पर पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। पुलिस आई है, पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स आई हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, CIA टीम आई है। पुलिस का इस सब में हमारे साथ ताउन जो है वो बहुत अच्छा रहा है। जितने भी आला अफसरान हैं और जितनी भी टीम है यहाँ की, लोकल SHO साहब हैं, ये सब जो है हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो आप भी समझते हैं कि एक शख्स गायब हो जाए तो उसको ढूंढने में वक्त तो लगता है। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, हम भी उनके साथ जो है वो जितना ताउन हो सकता है वो भी कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया दानियाल अहमद जो इस घर के ओनर हैं, इनसे बात हुई, इन्होंने तफसीलन हमें बताया कि किस तरह इनके घर जो है वो वारदात हुई। सुबह के वक्त 4 डाकू जो कार में सवार थे वो इस घर में दाखिल हुए और अहले खाना को असले की नोक पर यरगमाल बनाकर 80 लाख मालियत का यहाँ से सामान और नकदी और दीगर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से लूट कर फरार हो गए। पुलिस डाकुओं की तलाश में सरगर्म है, लेकिन ताहाल अभी तक किसी भी डाकू का सुराग जो है वो नहीं लगाया जा सका। पुलिस किस तरह क्राइम में कमी का दावा करती है, इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हम रब्ता करेंगे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से। लाहौर के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस क्या इक़दाम कर रही है, इस हवाले से बात करने के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर 1.5 करोड़ आबादी वाला ये शहर है, किस तरह सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? 1.5 करोड़ आबादी से काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी लाहौर की अब। और दूसरी बात यह है 2024 में जो परफॉर्मेंस आपने देखी, क्राइम के अंदर एक बड़ा डिप देखने में आया। अब 2025 में हमारे बहुत सारे चैलेंजेस जो रूटीन के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, मैचेस आएंगे, सिक्योरिटी इवेंट्स आएंगे, इसी तरह आगे मुहर्रम एंड ऑनवर्ड्स, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो उसके अंदर हमारा प्राइमरी फोकस क्राइम होगा, लॉ एंड ऑर्डर हमने मैनेज करना होगा। साथ साथ नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो हमने एक अज़म किया है कि हम लाहौर को इससे पाक करेंगे, उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। 2025 में यही सारी चीज़ें जो हम 2024 में करते रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको एक बड़ा चेंज हमने जो देना है वो है रवैयों की तब्दीली। और पुलिस की तरफ से जो हाई हैंडेडनेस, करप्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर की जो एक शिकायत आती है, उसके ऊपर हमने काम करके आपको रवैयों में इस दफ़ा तब्दीली ला के दिखानी है। क्राइम पॉकेट्स हम अपनी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्राइम पॉकेट्स जहाँ पे ऐसे एरिया जो प्रोन हैं, जहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, जहाँ पे रॉबरी होती है, ऐसे इलाके जहाँ पे रात के वक्त, शाम के वक्त जहाँ पे लोगों का रश होता है, तो क्रिमिनल ऐसी जगह पे अट्रैक्ट होता है। उन क्राइम हॉटस्पॉट्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की प्रेजेंस वो इंश्योर करके उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले साल 44% जहाँ हमने संगीन जराइम में कमी करके दिखाई है, वो इस साल उसको इससे भी नीचे लेके जाना है। अच्छा सर, रवैयों की अगर बात की जाए तो आज भी लोग जो है वो पुलिस की गाड़ी को देख के रास्ता तब्दील कर लेते हैं। जो शरीफ आदमी है वो थाने जाने से कतराता है। तो आप समझते हैं कि आप इस सारे माहौल को जो है वो तब्दील कर पाएंगे? देखें, ये एक परसेप्शन है कि शरीफ आदमी पुलिस की मोबाइल को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। आप उस शरीफ आदमी से भी पूछें जो रात को 1:30 बजे ट्रैवल कर रहा है कहीं पे और वो वहाँ पे उसको लाइटों वाली गाड़ी नज़र आती है, तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी इसी पुलिस की वजह से हो रहा है। आपकी हाईवेज़ को, आपकी सड़कों को यही पुलिस सिक्योर कर रही है, सेफ कर रही है। ठीक है, जहाँ पे हाई हैंडेडनेस की, करप्शन की, मिसयूज़ ऑफ पावर की शिकायत आएगी, हमने पिछले साल में 300 लोग डिसमिस किए हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी है, इससे हम कंट्रोल करेंगे इस चीज़ को कि जहाँ पे ख़राबी हुई किसी शहरी के साथ, सबसे मोहतरम हमारे लिए हमारे शहरी हैं, अगर बदतमीज़ी की शिकायत आई, अगर पैसे लेने की शिकायत आई, करप्शन की शिकायत आई, तो उनके साथ उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, मेगा सिटी है लाहौर, यहाँ पर बहुत से मामलात हैं, पुलिस की नफरी आपके पास कितनी है और किस तरह इसको मैनेज करते हैं ताकि तमाम मामला जो हैं वो खुश सलूबी से हैंडल हो जाए? देखिए, लाहौर में 84 पुलिस स्टेशन हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े थाने हैं जहाँ पे हमारी नफरी 200 से भी ज़्यादा है, कुछ ऐसे छोटे थाने हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है और थाने का एरिया कम है। तो ये इस तरह से डिवाइडेड, जो पूरा लाहौर को हमने 6 डिविजन्स में डिवाइड किया, 6 SPs उसको हेड कर रहे हैं, 22 सर्कल्स हैं और 84 थाने हैं। तो इन थानों में जब लास्ट ईयर यहाँ पे 6300 नफरी थी, उसको हमने इधर उधर से तमाम ऐसी गैर ज़रूरी मदात पे, जगहों पे जहाँ पे पुलिस थी, उनको निकाल के थानों को स्ट्रेंथन किया। इस वक्त थानों में 7400 लोग हैं जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए डॉल्फिन्स की जो डॉल्फिन टीम्स हैं हमारे पास, उनकी हमारे पास 2500 नफरी है, जिसमें पीरू भी है, जिसमें डॉल्फिन भी है।
वो लोग भी हैं। इसी तरह हमारी बहुत सारी ये इन चीज़ों के अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगती है। अच्छा सर, शहर में स्ट्रीट क्राइम के साथ घरों में वारदातें जो हैं उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। ये रवां साल 2025 की बात करें तो इकबाल टाउन में एक वारदात हुई जिसमें कोई मुल्की और गैर मुल्की 80 लाख रुपए की उनकी करेंसी चली गई, 18 तोले जेवर थे। इसी तरह गुलशन रावी में एक वारदात हुई। तो जो शहरी घर में बैठे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जाए? सर जो देखें यहाँ पे अगर यहाँ 2.25 करोड़ आबादी यहाँ पे रह रही है तो ये पुलिस हर एक घर को तो सिक्योर नहीं कर सकती। येस वी हैव टू डिवाइस अ सिस्टम के जहाँ पे हमारे एरियाज़ महफूज हों। उसके लिए हमने जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं इकबाल टाउन डिवीज़न के सारे सब्ज़ाज़ार हो गया, इसी तरह हमारे जौहर टाउन के ब्लॉक्स हो गए, इसी तरह गुलशन रावी में, गुलशन इकबाल में, और ये तो इकबाल टाउन की बात होगी, मॉडल टाउन के एरियाज़ में इसी तरह हमने 4 डिवीज़न्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे हमने उन सोसाइटीज़ को, जो ओपन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ बैरियर्स लगवाए हैं। रात के टाइम वहाँ पे बैरियर्स, ड्रॉप डाउन बैरियर्स हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। रास्ते 1 या 2 रास्ते खुले होते हैं जिन पे गार्ड्स लगे होते हैं। उससे वहाँ पे क्राइम में कमी देखने में आई है। जो इस वारदात का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम ट्रेस काफ़ी हद तक कर चुके हैं। बहुत सारा क्राइम इस तरह का होता है कि जिसकी हाइप मीडिया पे बिफोर टाइम अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हुए उसकी हाइप मीडिया पे आ जाती है और उसकी अपडेट जब हम मीडिया पे बता देते हैं तो क्रिमिनल चौकस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पिछले साल की जितनी बड़ी वारदातें, 4 बड़ी वारदातें ऐसी हुई कैश स्नैचिंग की जिसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ जो वो वारदातें थी, पूरे पैसे उन लोगों को वापस मिले। तो इंशाल्लाह ये वारदात भी ट्रेस होगी। और ये जो क्राइम है, हीनियस क्राइम है, किसी के घर में घुस के इस तरह की वारदात होना, इस तरह के वाक़यात अगर आप इसको कंपेयर करें और जगहों से तो लाहौर में रिलेटिवली कम भी हैं, लेकिन अगेन ये एफ्लुएंट लोगों का शहर है, यहाँ पे लोगों के पास पैसे भी हैं, तो अट्रैक्ट करता है क्रिमिनल्स को फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, अदर प्रोविंसेस एज वेल। अच्छा सर, क्राइम कंट्रोल करने में डॉल्फिन का किरदार किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपसे पहले कई अफसर आए, वो अपने साथ कई ऐसी फोर्सेस लाए जिसमें टाइगर फोर्स हमने देखी और उसके अलावा हमने देखा कि अबाबील स्क्वाड जो है वो बनाया गया है। उसके बाद डॉल्फिन स्क्वाड बनाएगी और आपके आने से पहले आपको पता है कि उसके हालात क्या हो गए थे डॉल्फिन स्क्वाड के। उन्होंने पेट्रोलिंग करनी जो है वो बंद कर दी थी, उनके पास पेट्रोल नहीं था, तो उनकी मोटरसाइकिल्स का बड़ा इशू था क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर ख़राब थी जिसकी वजह से पेट्रोलिंग नहीं होती थी। तो अब उनको ठीक किया गया। और क्या किरदार देखते हैं डॉल्फिन? देखिए, डॉल्फिन सबसे पोटेंट फोर्स जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने में है वो डॉल्फिन है। उनके बाइक्स हाई स्पीड बाइक्स हैं और टीम उसके लिए डेडिकेटेड टीम है जो ट्रेंड थी उसके लिए, इस काम के लिए, स्ट्रीट क्राइम को फाइट करने के लिए। तो उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक फ्यूल की कमी, यस, वो जितने फंड सरकार से आ रहे हैं उसके मुताबिक फ्यूल की एलोकेशन होती है, वो हमने मैक्सिमाइज़ कर दी कि जितने नंबर ऑफ़ मोटरसाइकिल्स हम एक दिन में इस फ्यूल के साथ निकाल सकते हैं हम वो मूव करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कि अब उस फोर्स को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर हमने अपना वर्किंग पेपर जो है वो सबमिट कराया है कि ये अब वो बाइक्स जिनको कुछ सर्टन टाइम के बाद रिप्लेस होना चाहिए। अक्सर लाहौर के कुछ थाने जिनकी हदूद बहुत बड़ी और वहाँ क्राइम पंजाब के किसी ज़िले से भी ज़्यादा रिपोर्ट जो है वो सालाना हो जाता है, तो आप नहीं समझते कि क्राइम में एक वजह ये भी, और दूसरा इन थानों में थानों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए? ऐसे कितने थाने हैं जहाँ आप समझते हैं कि एक की बजाय 2 या 3 थाने हों? देखें, सबसे पहले तो निश्तर और काना में से 5-6 थाने बन जाते हैं। उनकी चौकियाँ इतनी बड़ी हैं कि वहाँ पे उन इवन अगर चौकी को भी डिवाइड करें, चौकी में से भी 2 थाने बनते हैं। ठीक है, इसी तरह शादरा का एरिया बड़ा मुश्किल है कि जो बॉर्डर पे है ना, साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी लग रहा है और एरिया का स्पैन बड़ा है। इसी तरह हमारे जो उस साइड पे कसूर वाली साइड पे जो थाने हैं वो बहुत बड़े थाने हैं और वहाँ पे अब हाउसिंग सोसाइटीज़ भी जा रही हैं, पॉपुलेशन भी उस तरफ ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे इन थानों को छोटे यूनिट्स में ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके लिए जो प्रोसेस है इनिशिएट हो चुका हुआ है, वहाँ पे नए थानों की मंजूरी भी हो चुकी हुई है, क्योंकि उसके लिए फ़ंड्स भी चाहिए होते हैं, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड करना पड़ता है। तो हमने एक प्रपोज़ल हमारा ये भी है कि जो छोटे थाने हैं उनको क्लब कर दिया जाए और जो बहुत बड़े थाने हैं उनको डिवाइड कर दें। बहुत शुक्रिया DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, तफसीलन हमें बता रहे थे कि लाहौर के शहरियों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। साल 2024 में कितने हाई प्रोफाइल केसेस हुए और उनके पीछे क्या मुहर्रकात थे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
लाहौर में पिछले कई बरसों से शूटर्स का किरदार भी सामने आया है। शूटर्स जिन्हें उजड़ती कातिल भी कहा जाता है, जो चंद हज़ार के एवज किसी की भी जान ले लेते हैं। 2024 में पेश आने वाले हाई प्रोफाइल केसेस में शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। इसकी तफसील अगर आपको बताऊं तो चून के इलाका में अमीर बलाज का कत्ल शूटर से करवाया गया। डिफेंस के इलाका में मॉडल ज़ैनब जमील पर कातलाना हमला। जौहर टाउन के इलाका में शहरी जमशेद की टारगेट किलिंग। सत्तू कतला के इलाका में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद का कत्ल और तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को किनाल रोड पर शूटर्स ने कत्ल किया। लाहौर पुलिस का दावा है कि शहर को शूटर से पाक कर दिया गया है। ये दावा किस हद तक सच है, जान लेते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर और मेरे साथ मौजूद हैं एसपी आफ्ताब फुलरवान। इनसे मजीद बात करेंगे और मजीद इस हवाले से लाहौर के क्राइम के हवाले से जानेंगे कि पुलिस क्या इकदाम कर रही है इनकी रोकथाम के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि OCU ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो पहले CIA कहलाता था, लेकिन जब इसको इन्वेस्टिगेशन विंग से अलग किया गया तो इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया। आफ्ताब फुलरवान लाहौर के बल्कि पंजाब पुलिस के एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स में इनका शुमार जो है वो किया जाता है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सिर्फ संगीन मुकदमात को ही देखती है? जी, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, हमारा जो मैंडेट है वो हीनियस क्राइम्स के बारे में, अगवा बराए तावान, रॉबरीज, डकैतीज़, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस किस्म का ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ काम करना, शूटर्स के ख़िलाफ़ काम करना, मुनज़्ज़म ग्रोहों के ख़िलाफ़ काम करना, तो हमारा बुनियादी मैंडेट इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रिवॉल्व करता है। अच्छा सर, आपने शूटर्स की बात की तो हालिया कुछ सालों में जो है वो देखा गया कि शूटर्स का किरदार बहुत शहर में देखा गया है। तो क्या कितने शूटर्स शहर में मौजूद हैं ये भी बताइएगा, और दूसरा उनको रोकने के लिए या उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के लिए ऑर्गेनाइज्ड यूनिट जो है वो क्या काम कर रहा है? कुछ अर्सा पहले शूटर्स का इशू एक सीरियस इशू बना हुआ था, जिसको ख़त्म करने का टास्क भी OCU को दिया गया, जिसमें DSP मोहम्मद अली भट्ट, DSP फैसल शरीफ, DSP राशिद अमीन भट्ट, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तमाम शूटर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, उनके हैंडलर्स को आइडेंटिफाई किया गया और तकरीबन 35 जो एक्टिव शूटर्स थे उनका कला कमा किया गया और उनके जो हैंडलर थे वो इस वक्त फ़रार हो के साउथ अफ्रीका और कनाडा में बैठे हुए हैं। जैसे लाइक लाला शहबाज ईसाई, वो इस वक्त कनाडा में पनाह लेने के चक्कर में, जिसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस लाएं। जो दुबई में थे हम उनको वापस ला के उनको जेलों में भेजा गया, उनमें से कुछ कैफरे किरदार तक पहुँचे। अच्छा सर, शूटर्स कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दूसरा ये बताइएगा कि बहुत से लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से लेन देन के तनाज़ा पर शूटर्स को जो है वो मामूली सी रकम देकर या कोई मामूली सी लालच देकर जो है वो किसी की भी जान ले लेते हैं। कितनी रकम के एवज एक शूटर जो है वो किसी को भी मौत के घाट उतार देता है? देखिए, बेरोज़गारी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं कि 25,000 रुपये के लिए, 50,000 रुपये के लिए एक बेरोज़गार नौजवान ने शूटर्स बनना कबूल किया। और अभी एक हमारे सामने मिसाल आई कि एक मौलवी साहब ने उम्रा कराने के बदले में बंदा मारना कबूल कर लिया। ये आप बात कर रहे हैं सब्ज़ाज़ार के इलाके की, जहाँ 1 जनवरी को 2025 को ये कत्ल की वारदात हुई थी और 2 उम्रा की टिकट पर जो है वो शूटर जो है वो उसने रजामंदी जाहिर की और जान ले ली किसी की। अब आप देख लें कि इससे ये साबित हो रहा है कि अब जो पेशावर और एक गैंग की शक्ल में जो शूटर्स काम कर रहे थे, अब वो लाहौर में कल्चर ख़त्म कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जो क्रेडिट है वो CCP लाहौर जनाब बिलाल सदीक कामियाना साहब को जाता है। अच्छा सर, शूटर्स पे ही बात करेंगे, इस हवाले से ये भी बताइएगा कि जो लोग शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाते हैं, क्या उनको भी 302 में रखा जाता है या 109 में उनको रखा जाता है? इस चीज़ का फ़ायदा जो जिसकी दुश्मनी या जो शूटर्स को इस्तेमाल करता है वो हासिल कर लेता है? देखिए, कानूनी तौर पे वो 109 का फ़ायदा उठाते हैं या 114 का फ़ायदा उठाते हैं। उसमें यह है कि हम अगर इस किस्म का कोई बंदा सामने आता है तो उसमें भत्ता लेने की दफ़ात भी शामिल हो जाती हैं। जब भत्ता लेने की दफ़ात हैं तो वो फिर इंस्ताद दहशतगर्दी का 780 का केस बन जाता है। ऐसे लोगों को फिर हम 780 के तहत चालान करते हैं कि उन्होंने भत्ता लेने के लिए पैसे मांगे, जिस तरह वो करते हैं, और फिर भत्ता ना देने पर उन्होंने शूटर्स के ज़रिए मरवाया। तो उसमें कानून को मुकम्मल तौर पे हम अप्लाई करते हैं
ताकि ऐसे लोगों को हमारी किसी कानूनी मोशगाफी की वजह से बचने में कामयाब ना हो जाए। अच्छा सर, एज ए इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ये भी बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन में कैसे ऐसे कौन से मामला जो हैं वो कमज़ोर नज़र आते हैं जिससे मुल्ज़िमान जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं? अक्सर देखने में आया कि आप बहुत बड़े गैंग भी पकड़ते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दोबारा शहर में आके ऑपरेट नज़र आते हैं, करते दोबारा वारदातें करते हैं। जी संधू साहब, आपका ये बहुत अच्छा और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए, जो क्राइम के खिलाफ जंग है उसमें जब तक हमें पब्लिक की पूरी हेल्प ना मिले हम कामयाब नहीं हो सकते। हम केस बेहतरीन तैयार करते हैं, प्रोसिक्यूशन उसको सिक्योरिटी करती है, चालान कोर्ट में सबमिट हो जाता है, ऐन वक्त पे मुद्दई जाके बयान दे देता है कि जी मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहता, गवाह कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेश नहीं होना चाहता। हमारी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। आपके इस मीडिया के ज़रिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो क्राइम के ख़िलाफ़ जंग है, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, पब्लिक की भी उतनी ही ड्यूटी है जितनी पुलिस वाले की ड्यूटी है। देखें, हम भी तो गवाहियाँ जाके देते हैं मुजरमान के ख़िलाफ़, हम उन्हें सज़ाए मौत भी करवाते हैं। अच्छा, जब ज़ाती दुश्मनी का केस होता है तो पब्लिक पूरी तरह तनदही से उसका फॉलोअप करके अपने बयान देते हैं, लेकिन जब चोरी डकैती इस किस्म के मामला हों तो वो जब उनको रिकवरी मिल जाती है तो फिर उनकी केस में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर, संगीन मुकदमात में 392 395 भी आती है और आप इस मुकदमात को भी देखते हैं। जो ऑपरेशन विंग है वो क्लेम करता है कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया, वाज़िया कमी शहर में साल 2024 में क्राइम में देखी गई है। आप क्या समझते हैं कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया और इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का किस हद तक किरदार है? देखिए, लाहौर में बेसिक के पुलिस 3 यूनिट हैं, ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और OCU। हम इनको अलहदा करके देखते ही नहीं हैं। हम एक यूनिट हैं, हमारे एक कमांडर हैं जो CCPO लाहौर हैं, और हम तीनों यूनिट आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। OCU अपना काम कर रही है, हमारा काम है डिटेक्शन ऑफ क्राइम और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में भिजवाना। सर, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साल 2024 में हाई प्रोफाइल केसेस जिसमें अमीर बलाच का एक कत्ल था, जो PTI के डॉक्टर शाहिद सदीक थे उनका एक कत्ल किया गया, उसके अलावा केनाल रोड पर तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को कत्ल किया गया, डिफेंस में एक मॉडल थी ज़ैनब जमील, उस पर भी कातलाना हमला हुआ। इन तमाम मुकदमात को जो है वो तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया गया और उनके पीछे मुहर्रकात क्या थे? देखिए, आपने हाई प्रोफाइल केसेस का हवाला दिया है। बालाज मर्डर केस OCU ने इसको ट्रेस किया, पकड़ा, मुल्ज़मान तमाम चालान किए, जो बाहर चले गए हमने उनके रेड वारंट ले लिए हैं, वो किसी मुल्क में भी अब आराम से नहीं रह सकते, हम इंटरपोल के ज़रिए उन्हें पकड़ेंगे। जावेद भट्ट केस OCU ने सॉल्व किया, OCU ने मुल्ज़मान पकड़े और उनको जेल भिजवाया। जो 1-2 मुल्ज़म रह गए हैं उनके हमने वारंट और इश्तिहार ले लिए हैं। डॉक्टर शाहिद सदीक मर्डर केस OCU ने हल किया, तमाम मुल्ज़मान पकड़े और एक बड़ा अच्छा चालान बना के कोर्ट में भेजा गया है। अब ये अगेन जो क्रेडिट आप देखें कि इन तीनों केसेस में भी हम ऑपरेशन विंग से भी कोऑर्डिनेशन में थे, हम इन्वेस्टिगेशन विंग में भी कोऑर्डिनेशन में थे और हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया, क्योंकि मेन मकसद हमारा यही है कि हमने लाहौर को क्राइम फ्री करना है, हमने लाहौर को ड्रग फ्री करना है, हमने लाहौर को एक मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ पाकिस्तान बनाना है। बहुत शुक्रिया SP आफ्ताब फुलरवान, तफसीलन हमें बता रहे थे, शहरियों की राय आपने जानी और पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात भी आपको बताए गए। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस और आवाम में इत्मीनान का फुकदान जो है वो नज़र आता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।